हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों का अभय सर का नमस्कार। टुडे इज द वंडरफुल सेक्शन ऑन दिस बायोलॉजी चैप्टर, जो कि क्लास 9th के लिए बेटा आज का सेक्शन है। क्लास 9th के लिए पैटर्न है आपका सीबीएसई पैटर्न। चैप्टर नेम है सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ एंड लेक्चर नंबर 1 एंड लिंक एसएससी बाय अभय सर, आप यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं बेटा। टुडेस गोल है आज आपका इंट्रोडक्शन ऑफ सेल एंड सेकंड है सेल थ्योरी और टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सेल, अपने कोशिका के परिचय के बारे में पढ़ेंगे, हमारी कोशिका क्या होती है उनके बारे में पढ़ेंगे, और सेल की थ्योरी किन्होंने दी हम उनके बारे में पढ़ेंगे। और थर्ड हमारा पॉइंट है आपका टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म कितने प्रकार के होते हैं, हमारे इस धरती पर जीव कितने प्रकार के पाए जाते हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। और इसका बहुत ही ज्यादा डिटेल नोट्स और एक बेहतरीन सेक्शंस आपके साथ आपको लेके आ गया संस्कार कोचिंग क्लासेस बाय अभय सर। आप जाकर के यूट्यूब चैनल पे ये लिंक पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। चलिए ज्यादा आपका समय न लेते हुए इस चीज के सेक्शन को बहुत ही ज्यादा बेहतर बनाएंगे। लेट अस स्टार्ट विद द सेक्शन ऑफ द, चलिए पहला आप सभी हेडिंग डालो बेटा, इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। हेडिंग आप डालोगे बेटा इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे बेटा इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सेल, सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल होती क्या है सर? माना जाता है कि जो हमारी कोशिका होती है, सेल की हिंदी में क्या होती है बेटा? कोशिका। क्या होती है? कोशिका। माना जाता है कि हमारे बॉडी में ये जो इतनी बड़ी कोई चीज बना दी जाती है, हमारे धरती पर बहुत सी चीजों से लेकर बहुत बड़ी बड़ी चीजें बनाई गई हैं। कहा जाता है कि जितनी भी बड़ी चीजें बनी हुई है वो एक छोटी चीजों से मिलकर के बनी हुई है। अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री में, तो वो उस केमिस्ट्री में बोला जाता है एटम। वो एटम भी एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है जो हमारे मटेरियल के लिए चीजों में क्या होता है, उपयोग होता है। बट हम आज पढ़ रहे हैं बायोलॉजी चैप्टर, तो बायोलॉजी चैप्टर में भी ये सेल क्या होती है, सेल में भी हम यही सेम हेडिंग लिखेंगे, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लाइफ लिखेंगे। बस क्या लिखेंगे? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। इसने क्या बताया सर? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट का मतलब होता है इकाई, तो लाइफ का मतलब है जीवन। जीवन की जितनी भी मूल्य इकाई होती है वो सभी क्या होती है? सेल की वजह से होती है। हमारी बॉडी जो इतनी बड़ी चीजों से बनी हुई है, बोन्स से, हड्डियों से मिलकर के बनी हुई है। हमारे लोगों का मानना है कि ऑक्सीजन रिस्पायरेशन के थ्रू जो हमारा ऑक्सीजन जाता है अंदर, बॉडी के अंदर एंटर करता है, ऑक्सीजन के ना होने पे एक इंसान मर सकता है। दैट्स योर राइट, सही बात है। बट उससे भी बहुत एक बड़ी चीज होती है, अगर इस धरती पर कोशिका ही ना मिली होती, अगर इस धरती पर कोशिका ही नहीं आई होती, तो क्या एक जीव बनाया जा सकता था? नहीं। बात इसी पे फंसती, बात इसी मुद्दे पे आती है कि अगर धरती पर अगर कोशिका जैसी चीजों का बनना ही ना होता, तो रिस्पायरेशन क्या करता है इंसान? अगर भाई नॉन लिविंग चीज में तो एक लिविंग, भाई नॉन लिविंग चीज क्या है? नॉन लिविंग चीज क्या है भाई? इस धरती पर है कि नहीं है? हमारे एग्जांपल में भाई टेबल रखा है, मार्कर रखा है, काम कुछ ना कुछ कर रही है, काम कुछ ना कुछ कर रही है, ठीक है सर, जो भी काम कर रही है, लेकिन क्या इनको रिस्पायरेशन की आवश्यकता है? नहीं। बट व्हाई? बिकॉज क्योंकि सर ये नॉन लिविंग है। लिविंग वही होती है जो मूवमेंट शो ऑफ करती है, नॉन लिविंग जो होती है वो मूवमेंट ऑफ शो ऑफ नहीं करती है। तो सर मतलब अगर कोशिका जो हुई है भाई, जो नॉन लिविंग चीजें हैं ये भी तो एक समय लिविंग नहीं होगी भाई। जब ये एक पेड़ में था, जब ये एक जो टेबल बनी हुई है, ये किससे बनी हुई है? लकड़ी से। लकड़ी एक समय क्या थी? एक पेड़ थी। जब वो पेड़ थी तो वो क्या थी? एक बेटा लिविंग थी। तो क्या उसके अंदर कोशिका नहीं थी? थी। एक ट्री के अंदर भी तो क्या कोशिका होती है, क्योंकि वो भी, हमारा पेड़ भी क्या होता है? एक प्रकार का लिविंग होता है। बट जब मैंने उसको काट दिया, वो मर गया, तो बेटा इसका मतलब उसका सेल क्या हो गया बेटा? डेड हो गया, खत्म हो गया उसके अंदर। जब उस प्लांट के अंदर डेड खत्म हो जाता है तो उसको रिस्पायरेशन की आवश्यकता नहीं होती है। सर हमारे बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो करते हैं, उसका भी कोई मतलब नहीं बेटा, जब तक इस धरती पर अगर सेल नहीं है। सर हमारा जो ये क्या बोलते हैं, बोन्स जो होता है, बोन्स का तो काम केवल है बेटा एक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेम देना, फ्रेमवर्क काम करता है, एक स्ट्रक्चर के ढांचा तैयार करता है। ब्लड तो उसको मसल्स के अंदर हमारे क्या करता है? सर्कुलेशन, ब्लड ऑफ सर्कुलेशन काम करता है। बट हमारे ब्लड के ही अंदर सेल पाई जाती है। लोग कहते हैं कि सर ये सेल पाई कहां जाती है? तो हमारा मानना हमारे बॉडी के अंदर कहां बेटा? ब्लड के अंदर पाई जाती है। कहां पे? और ब्लड भी हमारे काफी टाइप्स होते हैं, हम पढ़ेंगे सब कुछ। रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, और एक वो और होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बट वो हमारे सिलेबस से क्या हो गया बेटा? डिलीट हो गया है। बट हमें चार ब्लड के बारे में पढ़ना, कौन कौन से? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लेटलेट्स, एंड पांचवा क्या होता है? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बट वो हमारे सिलेबस में अब नहीं रहा है।
मतलब सर जितनी इतनी बड़ी बॉडी जो है, हम एक रिस्पायरेशन के थ्रू हम समझते थे, ब्लड का फ्लो होना समझते थे, लेकिन इन सब का फ्लो, हमारा कहने का मतलब, अगर कोई एक इंसान मर जाता है, कोई इंसान के अंदर डेड हो जाता है, क्या उसके इंसान के अंदर ब्लड नहीं रहता है? होता है। एक बुढ़ा इंसान, आजकल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आज के 20 साल 30 साल पहले की बात करूँ, ये हमारे बुजुर्ग लोग जो होते हैं, उनकी तो बॉडी एकदम स्ट्रक्चर सही होती है। हड्डी का काम क्या होता है? बोन्स का काम क्या है? एक स्ट्रक्चर बनाना, एक फ्रेम, बस हमारा केवल स्ट्रक्चर बनाना है, एक बॉडी का फ्रेमवर्क देना है बस। लेकिन एक बुढ़ा आदमी मरता है तो उसका कहीं बोझ, कोई फ्रैक्चर थोड़ी ना होता है। आजकल एक्सीडेंटल केसेस में आधे लोगों को पैर कट जाते हैं, हाथ कट जाते हैं, वो मर जाते हैं, इसकी वजह से, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। बट एक बूढ़ा इंसान, एजिंग जो एज होती है, वो बेचारे जब मरते हैं बेटा, तो उनके तो फ्रेमवर्क पूरा अच्छा खासा रहता है, लेकिन बस उनके अंदर कमियां क्या होती है? हमारी जो सेल होती है वो क्या हो जाती है बेटा? डेड हो जाती है। मेन डेड, अगर सेल का डेड होना, समझिए इंसान क्या हो गया, इस धरती पे अब नहीं रहा। क्या मेरी बात समझे? तो इसलिए बुक में बेटा डिफिनीशन भी लिखा होता है कि कभी कभी आगे हमारे बुक में भी डिफिनीशन लिखा होता है कि यूनिट ऑफ लाइफ, ऐसा चैप्टर का नाम आता है। चैप्टर का नाम ये भी है, ये बुक में ही आपका डिफिनीशन छिपा हुआ है। कभी कभी आप क्लास 9th में, अब तो ये बुक बदल गई, बाकी आप क्लास 9th में या क्लास 8th में चैप्टर का नाम देखोगे तो चैप्टर सेल बोला जाता है, और आगे उसकी डिफिनीशन भी लिखी होती है। लिखा है लाइफ का मतलब जीवन, यूनिट का मतलब इकाई। फर्स्ट डिफिनीशन, तो जीवन की जो इकाई होती है उसे क्या बोलते हैं बेटा? कोशिका बोलते हैं, सेल बोलते हैं। क्या मेरी बात समझे? अच्छे तरीके से नहीं समझे? यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट? ठीक है सर। एक चीज और लिख के आती है सर, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, कभी कभी ये लिखा जाता है। हाँ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बहुत डेफिनेशन होती है। और एक आप लोगों ने और पढ़ा होगा, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सबकी मीनिंग बेटा एक ही है, सबकी मीनिंग क्या है? एक ही। सब किसको डिफाइन कर रहे हैं? केवल एक सेल को। बेसिक, बस यहाँ पे एक वर्ड लग गया, मूल्य। जीवन की मूल्य इकाई, जीवन की सबसे गहराई इकाई जो होती है वो केवल क्या होती है बेटा? कोशिका होती है। ना तो यहाँ पे ब्लड का नाम लिया गया, ना तो यहाँ पे किसी आपके बोन्स का नाम लिया गया, ना तो यहाँ पे आपके ऑक्सीजन का नाम लिया गया। नाम लिया गया तो किसका लिया गया बेटा? कोशिका का। ठीक है सर। थर्ड, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन में स्ट्रक्चरल जो ढांचा बनाती है, और फंक्शनल हमारे ऑर्गन करते हैं। फंक्शनल कौन से ऑफ करते हैं बेटा? आपके ऑर्गन। ऑर्गन कौन से? हमारे मेन ऑर्गन होते हैं, नोज, आई, ईयर, टंग, है ना? टंग आपकी जीभ हो गई, तो ये सारे फुट, हमारे हैंड, ये सारे क्या है आपकी बॉडी के? ऑर्गन है। तो बेटा हमारा स्ट्रक्चर से ऑर्गन स्वाप होता है, लेकिन यूनिट ऑफ लाइफ किसको माना गया बेटा? कोशिका को ही माना गया है। क्या मेरी बात समझे कि समझे अच्छे तरीके से? ठीक है, चलिए अब हम सेल की डिफिनीशन लिखते हैं। अब आपको सेल की डिफिनीशन लिखनी है, तो पहला आप नोट करिए बेटा, लिखिए सेल की डिफिनीशन। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। नोट कर लीजिए पहले सेल की डेफिनेशन। अगर कोई पूछेगा सेल क्या होता है, बता दीजिए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल की ही वजह से हमारी ढांचा भी बनी हुई है, सेल की ही वजह से हम कोई फंक्शन भी सॉल्व कर पाते हैं। वरना अगर हमारे बॉडी के अंदर सेल नहीं रही बेटा, तो हमारा ये जो स्ट्रक्चरल वर्ड है और ये जो फंक्शनल वर्ड है, इनका कोई काम नहीं है। क्या मेरी बात समझे? सेल का मतलब क्या होता है अच्छे तरीके से? कोई डाउट? सेकंड चीज बेटा लिख लो, अब इनका पॉइंट लिखोगे, ऑल living organism, all living organism is made up of किससे बेटा? आगे क्या फिल करोगे? सेल। क्या फिल करोगे बेटा? सेल। और सभी जीवित जीव जो होते हैं वो मिलकर के बने हुए किससे बेटा? एक कोशिका। क्या मेरी बात समझे? सेकंड लाइन का मतलब, सेकंड पॉइंट समझ गए अच्छे तरीके से? थर्ड चीज क्या है सर? Cell perform various activity like क्या क्या करते हैं बेटा? कोई बताएगा? क्या करते हैं बेटा? रिस्पायरेशन, है ना? सेल की वजह से हम क्या कर पाते हैं बेटा? रिस्पायरेशन कर पाते हैं। कर लेते हैं श्वसन। रिस्पायरेशन का मतलब बेटा श्वसन। सेकंड क्या कर पाते हैं? ग्रोथ। सेल की वजह से हमारे बॉडी में क्या होती है बेटा? वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है। ग्रोथ का मतलब
वृद्धि और एक्सक्रिएशन, एक्सक्रिएशन कर पाते हैं, उत्सर्जन कर पाते हैं, ठीक है। एंड लास्ट और आपका एक कोई और बचा है, कौन सा बेटा? हाँ, अपने जैसे एक और चीज बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? रिप्रोडक्शन, प्रजनन करते हैं। अपने जैसे एक नया इंडिविजुअल व्यक्ति बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? रिप्रोडक्शन। क्या ये सारी चीजें जो हम कर रहे हैं वो किनके ऊपर बेटा डिपेंड है? सेल के ऊपर। मुझे तो नहीं लगता किसी बच्चे को सेल में डाउट होगा। किसी बच्चे को डाउट या किसी को कोई चीज लाइन नहीं समझ में आई, किसी को कोई वर्ड नहीं समझ में आया? नोट कर लीजिए बेटा सब लोग फटाफट। समझ में आया बेटा अच्छे तरीके से? इधर फुज्जू, इधर राधिका बेटा, कोई डाउट? इधर सामने तीनों लोगों को क्लियर है? कोई पूछेगा सेल बता लोगे? हाँ, हमारे बॉडी में ब्लड का रहना, स्ट्रक्चर बोन्स का रहना, सर इनका सबका केवल काम है फंक्शन ऑफ करना और हमारी बॉडी को ढांचा प्रोवाइड करवाना, बाकी और कोई काम नहीं होता है। अगर हम जीवित हैं तो किसकी वजह से जीवित है बेटा? केवल एक सेल की वजह से। क्या पहली लाइन आप समझ गए? सेकंड में क्या बताया? जितने भी जीवित, जरूरी है कि हम एक ह्यूमन बीइंग है, जरूरी है कि लिविंग बीइंग में बहुत आते, प्लांट भी एक लिविंग बीइंग है, एनिमल्स भी एक लिविंग बीइंग है, ह्यूमन भी क्या है? लिविंग बीइंग है। तो जितने भी लिविंग बीइंग बने, लिविंग ऑर्गेनिज्म बने हैं बेटा, वो किनसे बने हुए बेटा? सेल से। किससे बने हुए? सेल से। थर्ड लाइन, जितनी भी हम वायरस एक्टिविटी करते हैं, वायरस मतलब अनेक प्रकार की, विभिन्न प्रकार की जितने भी क्रियाकलाप करते हैं, एक्टिविटी का मतलब क्रियाकलाप या फिर काम, जितने भी हम जब से जीवित है कोई भी काम कर रहे हैं, और वो काम कौन कौन से हो सकते हैं बेटा? रिस्पायरेशन, सांस लेते हैं, किसकी देन है बेटा? सेल की। ग्रोथ, अपने अंदर वृद्धि ला रहे हैं, किसकी देन है बेटा? सेल की। एक्सक्रिएशन कर रहे हैं, किसकी वृद्धि है बेटा? सेल की। और हम रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, किसकी वृद्धि है बेटा? सेल की। क्या चारों चीजें क्लियर है यहाँ तक? किसी बच्चे को डाउट? उत्सर्जन का मतलब होता है बेटा कोई चीज आप बाहर निकालना, वेस्ट मटेरियल जिसको आप बोलते हो, समझ गए? उसको बोलते हैं एक्सक्रिएशन। कोई दिक्कत? यहाँ पे अगर आपको डाउट हो तो आप नोट कर लो बेटा, यहाँ पे आप नोट कर लो बेटा, वेस्ट मटेरियल मत भूलो, नोट कर लो। जिसको डाउट है तुरंत निकलो, नहीं आप कभी आपको बता दे भूल जाओगे। एक्सक्रिएशन वाला बेटा वेस्ट मटेरियल, जब वेस्ट मटेरियल आपको याद रहेगा तो आपको याद रहेगा एक्सक्रिएशन मतलब क्या होता है, ठीक है? आउट ऑफ द वेस्ट मटेरियल इन अवर बॉडी, हम अपने बॉडी से क्या करते हैं? वेस्ट मटेरियल को क्या करते हैं? बाहर करते हैं, उसे क्या बोलते हैं बेटा? एक्सक्रिएशन। क्लियर हो गया? अब इसके बाद में डिफिनेशन लिखवाएंगे, बाद में पढ़ाएंगे, रिप्रोडक्शन भी आपका चैप्टर होता है एक, एक्सक्रिएशन भी एक चैप्टर में टॉपिक आता है, ये सब बाद में करवाएंगे, भी बड़ी क्लास में जाओगे। चलो नेक्स्ट हेडिंग बेटा आप डालो, डिस्कवरी ऑफ द सेल। अब चलिए इनकी डिस्कवरी ऑफ द सेल पढ़ते हैं। डिस्कवरी ऑफ द सेल, डिस्कवरी ऑफ द सेल। किसी एक बच्चे ने मुझे एक रिस्पांस किया, क्या क्या कहा उसने? रॉबर्ट हुक। 10% आंसर सही है आपका बेटा, 10% आंसर। आप पूछोगे बटवाए, लेकिन क्यों बटवाए पूछोगे क्यों? नहीं बेटा, वो तो एक नॉर्मल सी बात है बेटा। डिस्कवरी ऑफ द सेल मतलब सेल की डिस्कवरी, खोज किसने की थी? तो क्या पर्सनल उन्होंने थोड़ी ना खोज की थी, और भी साइंटिस्ट थे। तो अभी आप रुकिए ना, हम पर्सनली उनका नाम नहीं पूछ रहे हैं। डिस्कवरी ऑफ द सेल किन्होंने किया था? अब उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट थे बेटा, है ना, बहुत सारे साइंटिस्ट थे। जब मैं बोलूंगा बेटा सबसे फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ द सेल करने वाले कौन थे, तब आप क्या नाम लोगे? रॉबर्ट हुक। क्या मेरी बात समझे अच्छे तरीके से? मैंने यहाँ पे क्या लिखा? डिस्कवरी ऑफ, कोई लिखा तो नहीं ना फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ द सेल, ये तो लिखा नहीं मैंने, कोई बात। चलिए, आप सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ द सेल को सबसे पहला साइंटिस्ट आया था, उनका नाम क्या था बेटा? आप बताओगे आप, क्या बेटा नाम था उसका? रॉबर्ट हुक। ई लगा होता, हुक्के भी कोई कोई बोलते हैं, ये भी ध्यान देना, हुक्के भी बोलते हैं, लेकिन हुक्के नहीं होता, रॉबर्ट हुक ही बोलते हैं। ई क्या बेटा आपका? साइलेंट वर्ड है, ठीक है? हुक्के क्या होता है? रॉबर्ट हुक। अब रॉबर्ट हुक 1865 में, हाँ 18 सही है, 1865 ऐसा आप शॉर्ट में लिख लोगे, क्या लिख लोगे? 1865। रॉबर्ट हुक ने, पहले इधर कहानी सुन लो, पहली बार आप सुन लो, फटाफट में लिखवा दो थोड़ी देर के लिए। सभी लोग इधर सामने देखो। रॉबर्ट हुक जो थे, उन्होंने सबसे पहली बार कोशिका की क्या की थी? खोज की थी। किस ईस्वी में की थी? किस सन में की थी सर? 1865। मतलब 1865 के इससे पहले कोई सेल के बारे में नहीं जानता था, सच्चाई है। 1865 में जब रॉबर्ट हुक आए, तब उन्होंने किसकी खोज की थी बेटा? सेल की। ठीक है सर।
उन्होंने कहा जो मैंने सेल की खोज की है ना, बट उनका मानना था कि मैंने जो सेल की खोज की, जब वो माइक्रोस्कोप अंडर द माइक्रोस्कोप के अंदर आते हैं तो उनको वहां पे कोई सेल नहीं दिखती है। क्यों? क्योंकि एक वो कार्क सेल थी, वो जो प्लांट की बाहर वाली छाल होती है प्लांट की, जिसको आप सेल वॉल बोलते हो, और सेल वॉल हमेशा कौन सी सेल होती है बेटा? डेड सेल होती है। सेल वॉल भी क्या होती है? डेड सेल होती है। तो ये जो पेड़ की बाहर ब्राउन कलर की और ब्लैक कलर की छाल होती है, उन्हीं को एक सिद्धांत उन्होंने नाम दिया कार्क सेल। क्या बोला उन्होंने बेटा? कार्क सेल। और लोगों का मानना है कि मकड़ी का छत्ता भी कहा जाता है उसको। क्या बोलते हैं? मकड़ी का छत्ता भी। क्या मेरी बात समझे नहीं समझे यहाँ तक? किसी बच्चे को डाउट? ठीक है सर। हाँ, तो हम किसके बारे में बता रहे हैं? रॉबर्ट हुक। हाँ, तो रॉबर्ट हुक बेटा 1665 में उन्होंने बताया था सेल के बारे में। इससे पहले सेल के बारे में किसी को ज्ञान नहीं था। उन्होंने जब अंडर द माइक्रोस्कोप के अंदर आके उन्होंने वही कार्क सेल को जब रखा, तो उन्होंने देखा उसमें कोई चीज लिविंग, मतलब भाई अगर सेल होती तो वो क्या करती? मूवमेंट शो ऑफ करती, बट उसके अंदर कोई मूवमेंट शो ऑफ नहीं हो रहा था। तो उनको लगा यार मेरी थ्योरी क्या हो जाती है बेटा? फेल हो जाती है। और जाहिर सी बात है, जब उन्होंने, तब उनको लगा। लेकिन एक बात बताइए, क्यों लिख के आता है? फिर भी क्यों रॉबर्ट हुक का नाम? जब जीवन में कोई चीज डेड हो गई है, खत्म हो गई, तो उसका कोई मतलब है, लेकिन फिर भी रॉबर्ट हुक का नाम क्यों पहले आता है? क्योंकि जो सेल टर्म दिया था, टर्म किनके द्वारा दिया गया था? रॉबर्ट हुक। इसलिए गूगल पे नाम उनका हमेशा आता है कि सबसे पहले डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट। बाकी तो अगर उन्होंने जो थ्योरी की, अगर वो फेल हो गई तो उनका क्या रहने का मतलब? उनका नाम डालने में बुक में क्या मतलब है? लेकिन ये जो सेल टर्म, इसके पहले सेल के बारे में कोई जानता भी नहीं था कि सेल भी नाम की कोई एक चीज होती है जिससे इंसान का एक लिविंग बीइंग बनाया जा सकता, एक बहुत बड़ा सा पैटर्न बनाया जा सकता है। उनको नहीं पता था। लेकिन इन्होंने जो टर्म दिया सेल के नाम से, वो इनके लिए इसका नाम पड़ता है। 1865 में सबसे पहले सेल का जो नाम टर्म देने वाले कौन थे? रॉबर्ट हुक थे। क्या मेरी बात समझे? अच्छा ठीक है, इससे चलेगा। बाकी इन्होंने, अच्छा चलिए, तो सर हमें जरा बताइए, इन्होंने कौन सी सेल में था? कार्क सेल नामक एक मकड़ी के छत्ते या पेड़ की बाहर वाली छाल में इन्होंने देखा, वो उसको हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं। चाहे कार्क सेल या नाम याद रखना, ऐसे क्या नाम याद रखना? सेल वॉल याद रखना। और दोनों चीजें क्या होती है बेटा? वो डेड सेल होती है। कैसे होती है? डेड सेल। तो जाहिर बात, जब डेड सेल खत्म, उनका काम खत्म। कौन आया इनको इनकी थ्योरी को समझने वाले? एक है एंटवाइन वॉन लीवेनहुक। कौन है बेटा? एंटवाइन वॉन लीवेनहुक। क्लियर? एंटवाइन वॉन लीवेनहुक जो थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने लिविंग सेल की खोज की थी। लिविंग का मतलब जीवित, लिविंग का मतलब जीवित। उन्होंने जीवित सेल की खोज की। जब वो अंडर द माइक्रोस्कोप के अंदर आते हैं तो उनको लगता है कि मैंने लिविंग सेल की खोज की। धीरे धीरे, लेकिन एंटन वॉन लीवेनहुक को इस चीज का आइडिया नहीं था। उन्होंने कहा मैंने सेल की तो खोज की कर दी, बट मैं रिप्रोडक्शन नाम के बारे में कुछ नहीं जानता। भाई विदाउट रिप्रोडक्शन कोई इंसान इंडिविजुअल नहीं हो सकता, व्यक्ति नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा अगर मुझे नई सेल, मैंने एक चीज में सेल देखी है, इस प्लांट के अंदर जो मैंने सेल देखी, अगर मुझे इन्हीं के जैसे एक नया जीव बनाना हो तो मैं कहां से सेल लेके आऊंगा? ध्यान समझिएगा। एंटन वॉन लीवेनहुक ने कहा अगर मुझे इन्हीं के जैसे एक नए सेल बनाना है, अगर ये बच्चा बैठा इन्हीं के जैसे एक नया बच्चा बनाना है, तो मैं सेल कहां से लेके आऊंगा? उनको इसके बारे में ज्ञान नहीं था। कौन आते हैं? रुडोल्फ फर्चाउ। कौन आते हैं? रुडोल्फ फर्चाउ। थर्ड साइंटिस्ट थे सेल के बारे में बताने वाले, रुडोल्फ फर्चाउ। रुडोल्फ फर्चाउ का मानना था कि जो एक सेल होती है ना, उनके बीच में आप रिप्रोडक्शन करवाइए। क्या करवाइए? उसी से चैप्टर का भी नाम पड़ेगा क्या बेटा? रिप्रोडक्शन। जब उन्होंने एक सेल के बीच में रिप्रोडक्शन करवाया तो उनको दिखा कि सर एक सेल से 2 कोशिकाएं बन रही है। तो उन्होंने कहा 2 के बीच में करवाता हूं तो उनको 4 मिली, और 4 के बीच में करवाया उनको 8 मिली। मतलब हर एक सेल का क्या होता है बेटा? डुप्लीकेशन होता है। वर्ड यहां से याद कर लीजिएगा। ये चैप्टर आप पढ़ोगे क्लास 11th में, मियोसिस और माइटोसिस में पढ़ाऊंगा। उसमें क्या होता है डुप्लीकेशन और क्या होता है वहां पे बताऊंगा, मियोसिस और माइटोसिस चैप्टर में। अभी आपको जानने की जरूरत नहीं कैसे सेल का डुप्लीकेशन होता है। उसमें साइटोप्लाज्म का इन्वॉल्वेशन होता है, डीएनए का इन्वॉल्वेशन होता है। वो भी आपको पढ़ने ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा डीपली समझो, कोई मतलब नहीं उसका। ठीक है, चलिए तो हम बताएंगे। हाँ, क्या बता रहे थे? तो जो रुडोल्फ वर्चाउ थे बेटा, उन्होंने कहा कि अगर एक सेल से आप 2 सेल जो प्रोवाइड कर रहे हो ना, उनके बीच में कौन सा प्रोसेस हो रहा है बेटा? रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो रहा है। और उन्होंने कहा, एक वर्ड लिया प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। उन्होंने एक टर्म दिया, रुडोल्फ वर्चाउ ने कहा प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री का मतलब पहले, प्री का मतलब बेटा पहले। पुरानी सेल से, जो पुरानी सेल है, पहले की सेल है, उनके बीच में अगर आप रिप्रोडक्शन कराओगे तो एक नई सेल क्या करेंगी? बनेगी। क्या मेरी बात समझे नहीं समझे? तो पुरानी सेल से तब से पता चला कि अच्छा पुरानी सेल से नई सेल भी बनाया जा सकता है। क्या मेरी बात समझे? ये कौन बताया बेटा? रुडोल्फ वर्चाउ। रॉबर्ट हुक डेड सेल की खोज, एंटवाइन वॉन लीवेनहुक लीवेन, और रुडोल्फ वर्चाउ सेल के बारे में उन्होंने बताया कहां से 1 सेल से आप कैसे हजारों मिलियन सेल बना सकते हो। क्या मेरी बात समझे? अच्छे तरीके से समझे? ठीक है। टर्म यहाँ पे एक चीज और फंसता है सर, डिस्कवरी ऑफ सेल में एक साइंटिस्ट का नाम और आता है, 2 साइंटिस्ट का नाम आता है, 3 साइंटिस्ट का नाम है जो और बच्चे हैं। उनका नाम था भी रुडोल्फ ब्राउन था। क्या नाम था? रुडोल्फ ब्राउन।
उन्होंने कहा अगर सेल का ही इतना होना जरूरी है तो सेल के अंदर एक उसने मिडिल टर्म में एक चीज देखा, वो बहुत ज्यादा तेज सेल को कवर करने का काम करती है। और सेल के सबसे बीच बीच में क्या होता है बेटा, एक चीज होती है न्यूक्लियस होती है। रॉबर्ट ब्राउन देख रहा हूं ना, रॉबर्ट ब्राउन। हाँ नहीं, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, सॉरी। रॉबर्ट ब्राउन एक ऐसे साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, न्यूक्लियस की खोज की थी। जब उन्होंने अंडर माइक्रोस्कोप में देखा कि वन सेल से दो सेल बनाई जा रही, दो सेल के अंदर चार, तो ये मिडिल टर्म में ये जो हमारी, अगर मैंने कहा ये सेल है तो सेल के बीच में ये क्या होती है, तो हमेशा सेल के बीच में क्या प्रेजेंट होती है बेटा, न्यूक्लियस होती है। क्या होती है बेटा, न्यूक्लियस। इसको डिस्कवरी करने वाले कौन थे बेटा, रॉबर्ट ब्राउन। कौन थे बेटा, रॉबर्ट ब्राउन। इसमें तो साइंटिस्ट का और नाम आता है डिस्कवरी ऑफ द सेल में। एक आते हैं स्केलेटन और स्वान। कौन आते हैं बेटा, स्केलेटन और स्वान। स्केलेटन क्या थे, स्केलेटन ने कहा कि भाई एक चीज बताओ ना, और एक चीज और, थोड़ा सा मिस्टेक मैं भूल गया, रुडोल्फ फर्चाउ के पहले स्केलेटन और स्वान आए थे, ये याद रखिए, तब रुडोल्फ फर्चाउ हुआ है, ठीक है। क्योंकि स्केलेटन और स्वान को भी नहीं पता था कि कैसे पुरानी सेल से नई सेल बनाना है। तो स्केलेटन साहब जो थे वो एक बॉटनिस्ट टीचर थे। बॉटनिस्ट टीचर मतलब प्लांट के बारे में, जो बॉटनी का मतलब होता है, जो क्या करता है, जो प्लांट स्टडी ऑफ द प्लांट के बारे में बताता है। तो जो वो बॉटनी के टीचर थे, उन्होंने अपने प्लांटों के बारे में बताया, सेल कैसे फॉर्म हुई, कैसे एक सेल बनी, ये हमारा प्लांट है, प्लांट के बीच में कहां सेल पाई जाती है, सेल के बीच में कहां से न्यूक्लियस आता है। ये आपको कौन बताए थे बेटा, स्केलेटन साहब। स्वान साहब जो थे, तो उनका पूरा नाम था मैथियस स्केलेटन। क्या नाम था बेटा उनका, मैथियस स्केलेटन। और स्वान साहब का क्या नाम था, थियोडर स्वान। क्या नाम था उनका, पूरा नाम क्या था, तो नाम था बेटा थियोडर स्वान। थियोडर स्वान जो थे वो एक जूलॉजी के टीचर थे। कौन से बेटा थे, जूलॉजी। जूलॉजी का मतलब जिसमें किसके बारे में पढ़ाया जाता है, एनिमल्स के बारे में पढ़ाया जाता है। क्या मेरी बात समझे, तो ये आपके रॉबर्ट हुक, उसके बाद आपके आए एंटवाइन वॉन लीवेनहुक, और थर्ड नंबर पे आए आपके जो स्केलेटन स्वान, और चौथे नंबर पे आए रुडोल्फ फर्चाउ, और पांचवें नंबर पे कौन आता है बेटा, रॉबर्ट ब्राउन। क्या पांचों लोगों साइंटिस्ट का मतलब समझे, पांचों साइंटिस्ट ने अपना वर्क, अपने सिद्धांत क्या कहते हैं, फिर से एक बार रिपीट अगेन, और उसके बाद आप छाप लेते फटाफट। रॉबर्ट ने कॉर्क सेल के अंडर द माइक्रोस्कोप ने किया, वो जो कि कैसी सेल थी, वो बेटा कैसी थी, डेड सेल थी। ठीक है सर, क्लियर हो गया। मतलब रॉबर्ट, इनका क्या नाम है, रॉबर्ट हुक का नाम खत्म, यहाँ पे डेड सेल खोजते थे। एंटवाइन वॉन लीवेनहुक आए, उन्होंने किसकी खोज की थी, लिविंग सेल की। ठीक है सर, क्लियर हो गया। स्केलेटन स्वान आए, वो कौन से प्लांट के बारे में बताते हैं, और ये क्या बोलते हैं, स्वान साहब किसके बारे में बताते हैं, जानवरों के बारे में बताते हैं, एनिमल्स के बारे में बताते हैं। उसके बाद इन चारों साइंटिस्ट को ये नहीं पता था अगर मुझे ऐसे प्लांट को नए प्लांट बनाना हो कैसे बनेगा। स्वान साहब को ये नहीं पता था जो ये एक एनिमल से अगर इसके जैसे दूसरे एनिमल्स बनाने हो कैसे बनेगा, इनको चारों लोगों को कोई ज्ञान नहीं था। उसी में आते हैं रुडोल्फ फर्चाउ नाम के। रुडोल्फ फर्चाउ ने कहा कि आप एक काम करिए, पुरानी सेल में आप रिप्रोडक्शन करवा दीजिए, आप नई सेल बना लोगे। उस दो के बीच में करवा दीजिए, 4 बन जाएगी, 4 के बीच में करवा दीजिए, 8 बन जाएगी, 8 के बीच में करवा दीजिए, 16 बन जाएगी। मतलब ऐसे हमेशा सेल का क्या होता है बेटा, डुप्लीकेशन होता है। कौन बता के गए, रुडोल्फ फर्चाउ। रुडोल्फ फर्चाउ ने एक सिद्धांत भी दिया था, उस नाम सिद्धांत का नाम था ओमनी सेलुला ई सेलुला। जो प्री एग्जिस्टिंग सेल का एक सिद्धांत उन्होंने दिया, ओमनी सेलुला ई सेलुला, कि लोग मुझे जानेंगे। जैसे अपना एक ब्रांड होता है, जैसे डॉक्टर का ब्रांड होता है डीआर, होता नहीं होता है, एक स्पेसिफिक नेम हो जाता नहीं हो जाता है, कहीं पे डीआर लिखा होगा, अगर उनके आगे का नाम भी मिटा होगा ना, तभी पता चल जाएगा कौन है, डॉक्टर का ही कोई घर होगा या फिर अस्पताल होगा। तो उन्होंने बताया ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, एक सिद्धांत उन्होंने दिया कि रुडोल्फ, आज के आने वाले नौजवान जो लोग साइंटिस्ट पढ़ेंगे वो जानेंगे कि मैंने भी एक सिद्धांत दिया था, पुरानी सेल से नई सेल बनाने का, ये जो रिप्रोडक्शन का एक नाम बता दिया, क्या, ओमनी सेलुलर ई सेलुलर। ये बुक में आपके है कि नहीं है मुझे नहीं पता। आगे फिर आते हैं रॉबर्ट ब्राउन, आते हैं कौन आते हैं बेटा, रॉबर्ट ब्राउन कह रहा था कि भाई ये सेल के अंदर एक बीच मिडिल टर्म में, एक बीच में कोई चीज फुदक रही है, बहुत ज्यादा मूवमेंट अपना सॉल्व कर रही है। उनका नाम उन्होंने क्या बता दिया, कोई कुछ और नहीं है, वो क्या है बेटा, न्यूक्लियस है। क्या पांचों साइंटिस्ट बारे में, 6 साइंटिस्ट बारे में क्लियर, इस बच्चे को डाउट राइट करवाएं, चलिए लिख लीजिए। रॉबर्ट हुक बेटा लिखो, फर्स्ट ऑब्जर्व्ड डेड सेल, डेड कॉर्क सेल लिखिए बेटा, डेड कॉर्क सेल एंड named them cells, नोट कर लो बेटा। उसके बाद है एंटोनी वॉन लीवेनहुक।
एंटोनी वॉन लीवन होप, इन्होंने बताया 1674 1874 फर्स्ट ऑब्जर्व्ड living cells, first observed living cells. अंडर द, कहां पे बेटा, कहां पे, माइक्रोस्कोप में, अंडर द माइक्रोस्कोप। थर्ड आते हैं हमारे बेटा रॉबर्ट ब्राउन 1831 में डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस, नोट कर लो, डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। चौथे नंबर पे आते हैं स्क्लेडन एंड स्वान 1838 से 1839 proposed by cell theory, proposed the cell theory। नोट करो बेटा, ऊपर मिटा दें, चलो फटाफट नोट करो। नोट पॉइंट में लिखना बेटा, स्केलेटन थे बॉटनी के, स्वान साहब थे जूलॉजी। क्लियर? अरे शॉर्ट में करवा दे रहा हूँ बेटा, शॉर्टकट में लिखवा दे रहा हूँ। स्केलेटन कौन थे? बॉटनी के, और स्वान कौन थे? जूलॉजी के। ठीक, बॉटनी में क्या होता है बेटा? स्टडी ऑफ क्या? प्लांट। क्या यहाँ पे स्टडी ऑफ एनिमल्स, क्या स्टडी ऑफ एनिमल्स। नोट कर लो एकदम शॉर्टकट। स्केलेटन स्वान के बारे में हो गया। हाँ और थोड़ा छोटा दिख नहीं रहा है बेटा, आगे आगे बैठ जाओ ना, बता दो। पांचवें पे आते हैं रुडोल्फ। अब दिख रहा है? हाँ all cells arise pre-existing cell। इसको आप डिब्बे में कर लेना बेटा, ठीक है? ओमनी सेलुलर, ई सेलुलर, आप इसको डबल डिब्बे में कर लेना। चलो यहां तक नोट करो फटाफट।
इनको तीनों सब्जेक्ट पढ़ाए, मैथ इंग्लिश हिंदी, मैथ इंग्लिश हिंदी तीनों, तीनों बैठा के करो, याद करे बैठ के, क्या बन गए बैठ के निकाल के याद करो। भैया ने जो लिख के दिया वो याद करो। हमने मना किया था भैया, इनको याद करो टेबल, उससे पहाड़ा से बुक नहीं लाएंगे अभी कुछ दिन। पहाड़ा में छोटी छोटी नहीं याद, एबीसीडी नहीं याद, छोटा बड़ा नहीं याद, याद करे बैठ के। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल कब याद करिए, ये मैं मौके का जरूरत है। जल्दी को जल्दी जब लिखा करें आप भी लिख लिया करो ना उसके साथ में, जब पढ़ाया करो सामने देखा करो, लिखवाते समय तुम भी लिख लिया करो। इसको सब लोग डिब्बे में कर लीजिएगा, ठीक है। हुआ बेटा, जल्दी करो भाई। हो गया, हुआ। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट? सेल के बारे में सबको पता चल गया, इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। सेल के बारे में किसी को डाउट? चलिए, डिस्कवरी ऑफ द सेल के बारे में, साइंटिस्ट के बारे में कोई डाउट? अरे पूछ लीजिए, कोई डाउट नहीं है। आगे कंटिन्यू करें, आगे करें कंटिन्यू, ठीक। चल नेक्स्ट हेडिंग डालो बेटा, सेल थ्योरी। नेक्स्ट हेडिंग डालिए सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में अभी आपने क्या क्या पढ़ा बेटा? वही लिखना है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म is made up of many cells। क्या क्या? many, अनेक सेल्स। अभी तक क्या था बेटा? बेटा ऑफ द सेल्स। अब पता चल गया सेल थ्योरी में आप क्या लिख सकते हो, मेनी सेल्स। अभी तक ना ऑल ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ क्या? सेल्स था, लेकिन आप क्या पता चल गया? मेनी, मतलब अनेक सेल्स से मिलकर बने होते हैं। सेकंड, the cells is the basic, the cells is the basic structural and
स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। थर्ड, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम, कहां से, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। नई सेल कहां से पाई गई बेटा, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, पुराने सेल से नए सेल बनाना। क्लियर, बस सेल थ्योरी आपको इतनी बार लिखना है सेल के बारे में। सेल थ्योरी में किसी बच्चे को दिक्कत बताइए। हाँ बेटा, हो गया, ले लो मोबाइल, ले लो अपना, बैठ के याद करो उसे। हाँ क्या बेटा, राइस बोलो, पाना बेटा, पाना निकालना है ना, आना कहां से आया हुआ है, कहां से पाया गया है। क्लियर, कहां पे लिखा है राइस, ये न्यू सेल्स अराइज, नई सेल्स कहां से आई गई है, कहां से पाई गई है बेटा, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग से, पुराने सेल से, कहां से, पुराने सेल से नई सेल क्या कही बेटा, पाई गई है। क्लियर, अराइज का मतलब अकॉर्डिंग टू सेंटेंस होगा, चाहे पाना होगा, आना होगा, निकलना होगा, कोई भी चीज होगी। अराइज मतलब निकलना भी होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्या होगा, सेंटेंस। यहाँ पे आप चाहे कोई भी चीज लिख लो, यहाँ पर बैठ रही ना, नई सेल्स पाई गई है या फिर नई सेल्स आई हुई है, कहां से, प्री एग्जिस्टिंग मतलब पुरानी सेल से। प्री एग्जिस्टिंग सेल का मतलब क्या होता है, पुरानी सेल से नई सेल बनाना। क्लियर, और कोई डाउट, सेकंड हेडिंग समझ में नहीं आ रही होगी, वही बार वाली, क्या थर्ड हेडिंग फर्स्ट हेडिंग भी समझ में आ रही होगी। तो अगर मैं नोट पॉइंट में इस सेल थ्योरी के या अभी तक जितना पढ़ा, अगर नोट पॉइंट में मैं लिखवाना चाहूँ तो ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ द कितने, मेनी सेल्स, है ना। अगर अबाउट लगभग पूछा जाए इंसान के बॉडी के अंदर कितनी सेल्स होती हैं, तो क्या बोलोगे, एक टर्म लिया जाता है, क्या लिखा जाता है, ट्रिलियंस ऑफ द सेल्स। कितनी, ट्रिलियंस ऑफ द सेल्स। ठीक, अभी तक मिलियन और बिलियन छप के आता था, अब ट्रिलियन छप के आता है। अब ट्रिलियंस आप गिन डालो कितना होता है, उतनी सेल पाई जाती है। क्लियर, तो एक ह्यूमन बॉडी के अंदर अबाउट लगभग, ठीक है, अबाउट लगभग पाया जाता है कितना सेल बेटा, ट्रिलियंस। याद करो बेटा, मिलियन, बिलियन से फिर ट्रिलियंस, अगर तीनों ऑप्शन आएगा तो आप क्या लगाओगे, ट्रिलियंस लगाओगे, क्या लगाओगे, ट्रिलियंस। क्लियर, बिलियंस और ट्रिलियंस यही दो में लगभग पाया जाता है। समझ गए, यहाँ तक क्लियर, किसी बच्चे सभी बच्चों क्लियर हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं लास्ट टॉपिक आज का, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट हेडिंग डालिए बेटा, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। जीव कितने प्रकार के होते हैं, ऑर्गेनिज्म मतलब जीव, जीव के प्रकार, जीव जंतु के प्रकार, जीव जंतु के प्रकार या फिर जीव के प्रकार। कितने टाइप के होते हैं ऑर्गेनिज्म, लिविंग नॉन लिविंग जीव है, इनको बताओ आप लोग, जीव कितने प्रकार के होते हैं। कहाँ एक्वाटिक वटिक आ गए भैया, एग्जाम्पल नहीं पूछ रहे भैया, पहले जीव बताओ कितने टाइप के होते हैं। वो कह रहे मीनी, अनेक, अच्छा ये एग्जाम्पल बेटा, प्लांट एक एग्जाम्पल होता है। कितने टाइप्स के ऑर्गेनिज्म होते हैं, कौन कौन से, हाँ सही बोल रहे हो, कौन कौन से, क्या, कौन सा चैप्टर चल रहा है भैया, प्लांट एंड एनिमल सेल चल रहा है, जो जिसमें आप बताओगे सेक्सुअल और एसेक्सुअल। यहाँ प्लांट एंड एनिमल चैप्टर चल रहा है, कौन सा चैप्टर चल रहा है, सेल चल रहा है। तो सेल के अकॉर्डिंग कौन कौन सी होती है, वाह भाई तुम लोग वाकई में काफी ज्यादा मेहनत करते हो, पता चल रहा है बेटा। कितने टाइप की होती है बेटा, हाँ हाँ मेहनत सब कर रहे हैं वाकई में, इतने बेशरम हो, क्लास सेकंड थर्ड से पढ़ाया जाता है। टू टाइप्स के कौन कौन सी, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर चैट, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और दूसरा
मल्टी काफी ज्यादा भाई मेहनत करते हो, मानना पड़ेगा। देखो इतने अच्छे अच्छे बच्चे हमारे यहाँ पास बैठे हैं। ये पहली बार पढ़ाया जा रहा है, क्यों बड़ा है ना, पहली बार पढ़ाया जा रहा है ना। वाकई इतने बदतमीज हैं कि जिसकी हद नहीं होती है। चलो, यूनी और सेलुलर। यूनी का मतलब बेटा सिंगल, और सेलुलर का मतलब सेल, सिंगल सेल से, है ना। तो मेड अप ऑफ द सिंगल सेल, क्या लिखोगे, मेड अप ऑफ सिंगल सेल आर कार्ड, क्या बोलोगे बेटा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिल्स। क्लियर, लिख लोगे, मेड अप ऑफ द सिंगल सेल, उनको क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर बोलते हैं। मल्टी का मतलब बेटा, मल्टी का मतलब मेनी, क्या, मेनी, और सेलुलर का मतलब सेल। सेलुलर सेलुलर कॉमन है ना इसमें, दोनों में, दोनों का मतलब सेल हो गया, और इसमें हो गया यूनी का मतलब एक, और मल्टी का बोलोगे बेटा मेनी। तो इसमें मेनी का मतलब क्या, हिंदी मीनिंग क्या होती है बेटा, अनेक। क्या होती है बेटा, अनेक। तो क्या लिखोगे बेटा, मेड अप ऑफ मेनी सेल, क्या बोलोगे बेटा, मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, क्या लिखोगे बेटा, मेड अप ऑफ द मेनी सेल्स आर कार्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिल्स। क्या बोलोगे बेटा, आर कार्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिल्स। क्या यहाँ पे किसी को दिक्कत, चलो एग्जांपल सब लोग बड़ा फटाफट, एग्जांपल सर मुझे बताओ। अमीबा, पैरामीशियम, है ना, ये सारे आपके क्या होते हैं, फंगी, है ना, एगुलिना, ये भी सारे क्या है आपके यूनिसेलुलर। तो यहाँ पे आप दो एग्जांपल लिख लो, अमीबा और पैरामीशियम। क्या लिख लो बेटा, पैरामीशियम, नोट कर लो। और मेनी सेल्स में तो अभी जस्ट हमने पढ़ा, एक ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट। क्लियर, यहां पे एग्जांपल क्या लिखो बेटा, ह्यूमन और प्लांट्स और एनिमल्स, etc एक्सेट्रा। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत, आई होप, मुझे लगता है सभी बच्चों को क्लियर होगा, जितना भी आज पढ़ाया गया सब चीजें क्लियर है। जितना भी आज को पढ़ाया गया सब कुछ क्लियर, पूछो पूछो। अरे 50% क्लियर हुआ नहीं हुआ ये पहले बताओ। अब घर पे जाकर के केवल आपको याद रहेगा, अगर मुझे हिंदी में आपको चीजें याद रहेंगी तो आप याद कर लोगे। याद हो गया हजरत, अभी देखो हजरत से बताया बड़ा खड़े जोड़ा अपना। चलो, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, बता दो बच्चा, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन। लिविंग सेल की खोज किसने की थी, हाँ तुमसे पूछ रहे हैं, लिविंग सेल की, बोलना ही नहीं आ रहा होगा, किसने की थी, एंटोनी वॉन लीवेनहुक। आगे सेल थ्योरी किन्होंने दी थी, कौन, स्केलेटन एंड स्वान। स्केलेटन कहाँ के रहने वाले थे, अच्छा ऊपर ही लिखा है क्या। स्केलेटन किन चीजों के बारे में बताते थे, स्टडी ऑफ प्लांट। उनको एक टर्म में क्या बोला जाता है, बॉटनी। क्या, बॉटनी, क्या बोलते हैं, बॉटनी। बॉटनी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, प्लांट के बारे में। जो स्वान साहब थे वो किसके बारे में बता, वो किस चीज के टीचर थे, जानवरों के। उनको एक टर्म में क्या बोला जाता है, जूलॉजी। क्या बोला जाता है, जूलॉजी। क्लियर, रिपीट हो गया। और जो रॉबर्ट हुक थे उनका सेल का नाम क्यों उनको क्या बोला जाता है, वो क्या कर रहे थे, वो डेड सेल की खोज की थी। उनका नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि सेल का जो टर्म लिया गया है वो किसके द्वारा लिया गया है, रॉबर्ट हुक। क्लियर हो गया, रिपीट हो गया ना। सेल क्या होती है सर, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये हमारे जो ब्रह्मांड में जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं या लिविंग जीव
लिविंग बीइंग्स होते हैं वो सभी कितने सेल से मिलकर बने हुए हैं? मेनी सेल से। कितने सेल से? मेनी सेल से, अनेक सेल से, है ना। अब लिविंग कितने टाइप के होते हैं? लिविंग सॉरी वो क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिज कितने टाइप के होते हैं? दो। कौन कौन से? यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनि का मतलब सिंगल, सेलुलर का मतलब सेल, मल्टी का मतलब मेनी, सेलुलर का मतलब सेल। तो यूनिसेलुलर में मतलब मेड अप ऑफ द सिंगल सेल, जो एक कोशिका से मिलकर के बने हुए हैं वो उन्हें क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय बोलते हैं ना। और जो मल्टी सेलुलर, मल्टी मतलब मेनी सेल से, जो मेड अप ऑफ द मेनी सेल्स आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, वो अनेक सेल से मिलकर बने, मतलब जिनको आप क्या बोलते हैं? बहुकोशिकीय बोलते हो। क्या बोलते हो? बहुकोशिकीय बोलते हो। एग्जांपल बताओ यूनिसेलुलर का। अमीबा, पैरामीशियम, क्लियर, ईटीसी। आगे इधर मल्टी सेलुलर में ह्यूमन, प्लांट्स एंड एनिमल्स एक्सेट्रा। इट इज क्लियर और नॉट? क्लियर है सबको? ठीक है सर। अब यहाँ पे आप लोगों से क्वेरी कल सब लोग सोच के आइएगा। मैं आपको एक एसडब्ल्यू दे रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ, बाकी ये आप करके ही आना है। बाकी एसडब्ल्यू क्या है सर? जैसे एक ह्यूमन बीइंग, एक मनुष्य जो होता है बेटा, उसके पास मेनी सेल्स है। तो वो दौड़ ले रहा है, खा ले रहा है, पी ले रहा है, रिस्पायरेशन कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, ग्रोथ कर ले रहा है, हर एक चीज देख रहा है ना, एक्सक्रीशन कर ले रहा है, मतलब अनटू ऑल द फंक्शंस इन हमारा वर्ल्ड। आपके इस पूरे विश्व में जो भी फंक्शंस आपको करने होते हैं, मतलब जहां भी जाना होता है वहां चले जाते हो, आपको रिस्पायरेशन करना होता है कर लेते हो, एक्सक्रीशन मतलब कोई भी चीज करनी होती है आप सारे फंक्शन कर लेते हो। मेनी सेल्स। क्या एक बैक्टीरिया के पास केवल एक कोशिका होता है? बैक्टीरिया के पास एक कोशिका है ना यूनिसेलुलर में। बैक्टीरिया, अमीबा, ये पैरामीशियम, इनके पास एक कोशिका है सर। अमीबा क्या सारे फंक्शन सॉल्व करेगा? ये सर नो, ये कल आप लोग जवाब दीजिएगा। चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू, टाटा बाय बाय, मिलते हैं एक नए जोश के साथ।